everyone. In this lecture, we will discuss abrasive jet machining, working principle of abrasive jet machining, process parameter of abrasive jet machining, and advantage and disadvantage of abrasive jet machining and application of abrasive jet machining. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग. ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट है, फर्स्ट मशीनिंग प्रोसेस है. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के टाइप, कितने टाइप के होते हैं, क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में. ठीक है, तो देखिए ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस में नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एब्रेसिव यूज हो रहा होगा. ठीक है, एब्रेसिव यूज हो रहा होगा किसके लिए? इरोजन करने के लिए. ठीक है, इरोजन करने के लिए, घिस के मटेरियल को रिमूव करने के लिए, इरोजन करने के लिए. ठीक है, देखिए ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है. क्या है? मैकेनिज्म है. इसको हम बोलते हैं नोजल. क्या ये नोजल है? ये वर्कपीस है. ठीक है, नोजल और वर्कपीस के बीच के गैप को नोजल टिप डिस्टेंस और नोजल क्लियरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नोजल टिप क्लियरेंस और नोजल टिप डिस्टेंस. आप चाहें तो यहाँ पे और में दे करके नोजल टिप क्लियरेंस भी लिख सकते हैं. कहीं कहीं बुक में आपको दोनों देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे इस नोजल के थ्रू क्या कराते हैं हम? फ्लो कराते हैं हाई वेलोसिटी एब्रेसिव जेट, जो क्या करता है? आकर के इंपैक्ट करता है किस पे? वर्कपीस पे, और मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो मटेरियल रिमूवल जो है यहाँ पे एब्रेसिव क्या करता है? इसको इरोड करता है. इरोजन होता है यहाँ पे. मैकेनिज्म क्या है इन्वॉल्व? इरोजन. तो इसको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म लिखेंगे. इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग a high speed stream of abrasive particle mixed with high pressure air or gas injected through a nozzle on the workpiece to be machined. समझ गए बात को? क्या करते हैं? हाई प्रेशर गैस को एब्रेसिव के साथ मिक्स करके, हाई स्पीड एब्रेसिव के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं? एब्रेसिव जेट बनाते हैं और उसको एक नोजल के थ्रू हो करके फ्लो कराते हैं, जो वर्कपीस पे जाके मशीनिंग करता है. ठीक है, एब्रेसिव जेट. देखिए यहाँ पे ये हमारा अरेंजमेंट है और एस्केमेटिक है किसका? एब्रेसिव जेट मशीनिंग का. इसको नोट करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कैसे एब्रेसिव जेट को बनाते हैं हम. ठीक है, ये देखिए ये फिल्टर है. फिल्टर से होकर क्या करता है? गैस को सप्लाई करते हैं हम. ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. फिल्टर से होकर गैस सप्लाई होता है, वो जाता है कंप्रेसर में. कंप्रेसर का काम आपको पता है क्या करता है? ये प्रेशर को इंक्रीज कर देता है. क्या करता है? प्रेशर को इंक्रीज करता है. ठीक ना, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज है लगा हुआ हमारा, तो वो बताता है कि हमको कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ. तो इसको हम देखते रहेंगे. ठीक है, जितना हमको प्रेशर चाहिए उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? कंप्रेसर में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, आगे ये एयर रेगुलेटर है. एयर रेगुलेटर का काम क्या है? फ्लो को वो मेंटेन करता है, कितना मास फ्लो भेजना है, कितना नहीं भेजना है. ठीक है, एयर के ये जाकर के क्या करता है? मिक्स होता है एब्रेसिव के साथ. एब्रेसिव कहाँ से आता है? ये हमारा हॉपर है, इसको लिख लीजिए एब्रेसिव रेगुलेटर. ये भी एक रेगुलेटर है. ये क्या करता है? एब्रेसिव के फ्लो को, आपको एब्रेसिव के फ्लो रेट को मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है. ये रेगुलेटर, इसको बोलते हैं हम हॉपर. ये हमारा एब्रेसिव पार्टिकल है, इसको मत समझ लीजिएगा. ये है एब्रेसिव पार्टिकल. ठीक है, ये एब्रेसिव है और इस जिसमें आप रखे हुए हैं एब्रेसिव को, इस डिवाइस को और इस एलिमेंट को बोलेंगे हम हॉपर.
क्या करता है, ये एब्रेसिव को होल्ड कंटेन करता है, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, मास फ्लो रेट को कंट्रोल करके हम एब्रेसिव को फ्लो कराते हैं। यहां से हाई प्रेशर एयर आ रहा है और ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। अब मिक्स कैसे हो रहे हैं, तो देखिए अगर केवल एब्रेसिव रहे और यहाँ पे हाई प्रेशर एयर रहे तो वो जाके इसके सेटल हो जाएगा किसके, बॉटम में। इसीलिए यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग डिवाइस को लगाया जाता है, ये नीचे में बॉटम में, वो क्या करता है, इसको वाइब्रेट करते रहता है, इससे कि एब्रेसिव जो है वो सेटल नहीं होता है, वो क्या करता है, घूमते रहता है ऊपर में उठ के, ठीक है। तो ये मिक्स हो जाता है पूरा तरीके से किसके साथ, एयर के साथ, समझ गए बात को। और यहाँ से क्या होता है कि इस पाइप के थ्रू कहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से हम प्रेशर भी देखते रहते हैं कि यहाँ पे जो हम आउटपुट दे रहे हैं, जो हमको मिल रहा है यहाँ से एब्रेसिव जेट जो बाहर निकलने वाला है उसका प्रेशर कितना है, ये भी देखते रहते हैं। क्योंकि ये सारे मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ स्ट्रेंथ होंगे, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ से क्या होगा कि एब्रेसिव और एयर मिक्सचर को इसके थ्रू फ्लो होता है और यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से भी कंट्रोल करते हैं किसके, अब नेक्स्ट इसके मास फ्लो रेट को, एयर प्लस एब्रेसिव जेट के मास फ्लो रेट को, जेट यहाँ पे बोलेंगे, एयर प्लस एब्रेसिव के मिक्सचर को ये कंट्रोल करता है मास फ्लो रेट को। और ये देखिए नोजल में जाता है, इसको हम नोजल बोलते हैं, ये बड़ा मैंने दिखा हुआ है, छोटा होता है, ठीक है। ये नोजल है, इस नोजल के थ्रू क्या होता है, नोजल का क्या काम है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है, स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ से एक नोजल से होते हुए क्या निकलता है, एब्रेसिव जेट निकलता है, जो इस वर्कपीस पे जाके इम्पैक्ट करता है। और इसका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है एब्रेसिव जेट का जाकर के इम्पैक्ट करता है, ठीक है, हाई वेलोसिटी से, और ये एब्रेसिव जेट जाकर के इम्पैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इरोजन होना शुरू हो जाएगा, वर्कपीस मशीनिंग शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक एक करके, उससे पहले आप ये फिगर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये मैकेनिज्म लिख लेंगे, क्या होता है, नोजल से एब्रेसिव जेट को फ्लो कराते हैं, ठीक है, वो वर्कपीस पे जाके इरोजन करता है, समझ रहे बात को। नेक्स्ट लिखेंगे ऊपर में, देख लीजिए एक लाइन लिखा हुआ है, ड्राई एयर और गैस, या तो एयर यूज कर सकते हैं या फिर गैस, और गैस में कौन सा, N2 और CO2। इसको भी ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं हम इसके लिए, ठीक है, नाइट्रोजन और CO2 गैस को यूज करते हैं। तो ड्राई एयर और गैस इज इंटर्ड इनटू द कंप्रेसर थ्रू ए फिल्टर वेयर द प्रेशर ऑफ एयर और गैस इज इंक्रीज्ड। मैंने बताया आपको, इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको बाद में जब आप देखिए, यहाँ पे तो बोल करके आपको समझा दिया जाता है, जब आप लेक्चर देखते रहते हैं तो समझा दिया जाता है, बट तो आप जब दोबारा पढ़ने जाते हैं तो उसको अगर नोट नहीं करते हैं अच्छे से तो आपको समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता है। हाँ, ये लिखा रहेगा ना तो आपको पूरा अरेंजमेंट पता चल जाएगा, ये फिगर याद आ जाएगा। चलो सबसे पहले क्या था, फिल्टर था, कंप्रेसर था, कंप्रेसर से प्रेशर बढ़ा रहे थे, प्रेशर को नापने के लिए गेज लगाए हुए थे, और मास फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर था, यहाँ पे एक रेगुलेटर था, एक हॉवर था जिसमें हम क्या एब्रेसिव को कंटेन किए हुए थे, रखे हुए थे, और इसके थ्रू ये पूरा मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका क्या है, मिक्सिंग चैम्बर, ठीक है, मिक्सिंग चैम्बर है, ठीक ना। तो फाइनली नोजल से होते हुए एब्रेसिव कहाँ पे जाता है, वर्कपीस पे जाके मशीनिंग करता है, ठीक है। प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं हम इस एब्रेसिव जेट में, तो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रेशर दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि पास्कल है, तो इस तरह से, ठीक है। तो हम प्रेशर को, एयर प्रेशर को कितना मेंटेन करते हैं, 2 to 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको नोट करेंगे। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं, चलिए नोट कीजिए इसको, मैं इरेज करूंगा, अभी वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है। देखेंगे जो पॉइंट्स थे
उनको आप एक एक करके नोट करेंगे। 2 पॉइंट्स मैंने पहले लिखवाए थे, ठीक है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, कंप्रेसर और कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर जो हमने क्या किया था, कंप्रेसर से पास करा के एयर को क्या किया था, प्रेशर इंक्रीज किया था, तो उसको मैंने बोला कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर और हाई प्रेशर गैस इज सप्लाइड टू द मिक्सिंग चैम्बर। यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर था, इमेजिन कीजिए यहाँ पे क्योंकि ये पूरा प्रोसेस को एक वर्किंग को इसके एक बोर्ड पे मैंने लिख के एक बार हम समझाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उसको मिटा दिया। तो आप अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो उसको देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या बताया जा रहा है, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं मिक्सिंग चैम्बर में, ठीक है, थ्रू ए पाइपलाइन। दिस पाइपलाइन कैरीज ए प्रेशर गेज एंड ए रेगुलेटर टू द कंट्रोल एयर गैस फ्लो एंड इट्स प्रेशर। क्या है कि वो पाइपलाइन में क्या क्या था, सबसे पहले फिल्टर था, कंप्रेसर था, उसके बाद प्रेशर गेज था, उसके बाद रेगुलेटर था। वही बोल रहा है कि ये क्या करता है, पाइपलाइन जो है वो कैरी करता है प्रेशर गेज एंड रेगुलेटर को। रेगुलेटर कंट्रोल द एयर एंड गैस फ्लो। मैंने बताया कि एयर और गैस फ्लो के रेगुलेटर को क्या करता है, रेगुलेटर क्या करता है, एयर और गैस कोई भी हो एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसके प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ठीक। और प्रेशर मेजर के लिए एक प्रेशर गेज लगा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, द फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इन हॉपर। फाइन एब्रेसिव पार्टिकल को हम क्या किस में कलेक्ट किए हुए हैं, हॉपर में कलेक्ट करके रखे हुए हैं, एंड फेड इनटू द मिक्सिंग चैम्बर। और उसको क्या करते हैं, स्लोली फेड कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं, किसमें, मिक्सिंग चैम्बर में। एक तरफ से एयर को, एक तरफ से एब्रेसिव को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। देखिए कैसे, ए रेगुलेटर इज इनकॉर्पोरेटेड द फ्लो ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल। उसको क्या कर रहा है, फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। कौन सा, एक हॉपर के पास रेगुलेटर लगा हुआ है, वो कर रहा है, ठीक है। द मिक्सिंग ऑफ प्रेशराइज्ड एयर एंड एब्रेसिव particle from the mixing chamber flows into the nozzle at a considerable speed। वो उसको क्या करते हैं, जो मिक्सिंग किया हुआ मेरा एब्रेसिव पार्टिकल और गैस है उसको हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू नोजल से फ्लो कराते हैं, ठीक है। नोजल इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल एंड इट इज इंक्रीज्ड अप टू 300%, 300 मीटर पर सेकंड, सॉरी। क्या होता है कि नोजल का यूज होता है, नोजल आपको पता है, नोजल आपने देखा है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा, फ्लूइड में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डिजाइन ऑफ नोजल, नोजल का क्या क्या फंक्शन है, तो सिंपल है पहले कि वो स्पीड को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्या होता है कि डाया जो है वो डिक्रीज करते जाता है, तो प्रेशर जो है, प्रेशर एनर्जी किसमें, काइनेटिक में कन्वर्ट होता है, और वो आपको स्पीड इंक्रीज हो जाता है, एरिया घटता है, ठीक है, एरिया घटता है, तो क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है ना, ए वी, रो ए वी लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट होगा। चलिए ए वी के टर्म में लिख रहे हैं, तो अगर एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नोजल फंक्शन क्या है, वेलोसिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। द हाई स्पीड स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल फ्रॉम द नोजल इम्पैक्ट द वर्कपीस। जो नोजल के थ्रू हाई स्पीड एब्रेसिव पार्टिकल, प्रेशराइज्ड गैस एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव जेट जो निकल रहा है वो इम्पैक्ट कर रहा है वर्कपीस पे, एंड द वर्कपीस टू बी मशीन्ड, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, मेरा वर्कपीस मशीनिंग हो रहा है, कैसे, ड्यू टू रिपीटेड इम्पैक्ट, कंटिन्यूअस इम्पैक्ट होने की वजह से, रिपीटेड इम्पैक्ट होने की वजह से स्मॉल चिप ऑफ द मटेरियल गेट लूजेंड। क्या होता है कि एक बार आके इम्पैक्ट किया, छोटा सा चिप वहां से रिमूव हो गया, फिर एक फ्रेश मटेरियल हमको मिला, फिर आके इम्पैक्ट किया, फिर थोड़ा सा चिप जो है वहां से इरोड करके हटा दिया, ठीक है। A small chip of the material get loosened and a fresh surface is exposed, ठीक है। A vibrator is fixed at the bottom of the mixing chamber। आपको मैंने बताया था कि ये वाइब्रेटर है, ये क्या करता है,
इसके बॉटम में, मिक्सिंग चैम्बर के बॉटम में फिक्स करते हैं और ये एब्रेसिव के फ्लो को मेंटेन करता है और एब्रेसिव एयर को मिक्स करता है, ठीक है। व्हेन इट इज वाइब्रेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है, समझ गए बात को। दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। इस प्रोसेस का हम कहाँ यूज करते हैं? मशीनिंग करने में, किसके? हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को, ठीक है, मटेरियल। दिस प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्रिलिंग। कौन कौन सा क्या क्या कर सकते हैं इस प्रोसेस से? हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ग्लास में होल ड्रिल करना है ग्लास में तो हम एब्रेसिव जेट का यूज करके ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कटिंग करना हो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल का कर सकते हैं, डिबरिंग हो, ईचिंग हो, ठीक है, क्लीनिंग हो, ये सारे प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं? एब्रेसिव जेट मशीनिंग से कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया बात को, नोट करेंगे इसको। अब हम देखेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग के प्रोसेस पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनको बढ़ाने या घटाने से क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स है। तो सबसे पहला पैरामीटर्स है मास फ्लो रेट, एब्रेसिव और जेट का मास फ्लो रेट। अगर मास फ्लो रेट बढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझेंगे बात को। मास, ये हमारा वर्कपीस है, यहाँ पे ज्यादा मास आके इम्पैक्ट करने लगा, एयर के साथ बहुत ही मिक्स है, ठीक है। जैसे जैसे मास फ्लो रेट बढ़ाएंगे क्या होगा, हमारा मास फ्लो रेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एब्रेसिव का मास फ्लो रेट जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अभी हम एब्रेसिव का बात कर रहे हैं, तो MRR बढ़ेगा, देखिए ग्रेजुअली ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। मास फ्लो रेट बढ़ाएंगे तो MRR बढ़ेगा, मींस मटेरियल रिमूवल रेट मेरा बढ़ेगा, यहां से मटेरियल रिमूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा ऑप्टिमम पॉइंट, उसके बाद अगर हम मास फ्लो को, एब्रेसिव के मास फ्लो को सेम एयर के मास फ्लो रेट से, अगर एब्रेसिव के मास फ्लो रेट को बढ़ाते जाते हैं तो फिर क्या होता है, मेरा घटने लगता है, क्या? MRR, मटेरियल रिमूवल रेट फिर कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर का जो मिक्सिंग है वो, उसमें एब्रेसिव ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, तो सबसे पहला है मास फ्लो रेट, सेकंड है एब्रेसिव ग्रेन साइज। देखिए अगर ग्रेन साइज बड़ा है, एब्रेसिव का ग्रेन साइज भी ध्यान रखना हमें कि कौन सा एब्रेसिव चूज करें, सबका ग्रेन साइज अलग अलग होता है। ग्रेन साइज, सिलिकॉन कार्बाइड बालू देखें वो छोटा छोटा है, उसको ग्रेन साइज मींस उसके साइज को हम ग्रेन साइज बोलेंगे, ठीक है। तो कौन से एब्रेसिव का ग्रेन साइज बड़ा है छोटा है, किसको यूज करना चाहिए हमें इस प्रोसेस के लिए, हमें कैसा मटेरियल रिमूवल रेट चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, फाइन सरफेस चाहिए, तो उस हिसाब से हम ग्रेन साइज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एब्रेसिव को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एब्रेसिव ग्रेन साइज, उससे हमारा सिलेक्शन होगा। सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये सारे क्या हैं? एब्रेसिव है, ठीक है ना। ग्लास पाउडर, डोलामाइट, ये सारे एब्रेसिव है। तो देखेंगे नेक्स्ट है गैस प्रेशर। गैस प्रेशर का भी ध्यान रखना है, ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे हम। वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये सारे पैरामीटर से जो MRR को इफेक्ट करते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट को इफेक्ट करते हैं। देखिए सब हम देख रहे हैं किसके लिए, MRR के लिए, ठीक है। वेलोसिटी, मिक्सिंग रेशियो, मिक्सिंग रेशियो हो गया आपका मास ऑफ एब्रेसिव डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर फ्लो, ठीक है। हम कितने रेशियो से मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, MRR बढ़ेगा। फिर एक देखिए यहाँ पे यही होगा, लेकिन वहां पे मिक्सिंग रेशियो को डिफाइन करने के लिए डाला हुआ है, ठीक है। नोजल टिप डिस्टेंस, नोजल टिप डिस्टेंस मैंने बताया था आपको,
एक एक करके लिखेंगे, समझेंगे, बट यहाँ पे अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये था नोजल, ठीक है, ये था वर्कपीस। इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं नोजल टिप डिस्टेंस और नोजल क्लियरेंस, ठीक है। इसको बढ़ाने का मतलब है या तो वर्कपीस को और नीचे ले जाइए या नोजल को ऊपर ले जाइए। देखिए अगर नोजल को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या होगा, पहले नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो देखिए अगर सेम रेट से एब्रेसिव आ रहा है तो डिस्टेंस कम होने की वजह से हो सकता है मटेरियल रिमूवल रेट घट जाए, तो इसका ध्यान रखना है। अगर नोजल टिप डिस्टेंस कम करेंगे तो हो सकता है कि बढ़ जाए, ठीक ना। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मास फ्लो रेट का क्या इफेक्ट होता है, इसको नोट करेंगे। एट पर्टिकुलर प्रेशर द मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीजेस विद एब्रेसिव फ्लो रेट। मैंने बताया आपको मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम एब्रेसिव फ्लो रेट को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बट आफ्टर रीचिंग द एन ऑप्टिमम वैल्यू द मटेरियल रिमूवल रेट डिक्रीजेस। एक ऑप्टिमम वैल्यू के बाद मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। फर्दर इंक्रीज इन एब्रेसिव फ्लो रेट, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट मास फ्लो रेट ऑफ गैस और एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एब्रेसिव फ्लो रेट। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम एब्रेसिव के मास फ्लो को बढ़ाते हैं तो नोजल का जो डाया है उतना ही है। अगर ज्यादा ही एब्रेसिव आनेगा तो एयर कम आएगा, तो एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एयर का फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो उसके वजह से क्या होता है, एमआरआर घटने लगता है आपका, ठीक है। तो इस ग्राफ को भी बनाएंगे, सिलेबस में मेंशन है प्रोसेस पैरामीटर। तो आपको एग्जाम, अच्छे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको ये पूछेगा अगर वर्किंग प्रिंसिपल प्रोसेस पैरामीटर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका एब्रेसिव फ्लो ग्रेन साइज, एब्रेसिव ग्रेन साइज, ठीक है। तो एब्रेसिव ग्रेन साइज में क्या है कि अगर ग्रेन साइज बढ़ाते हैं, देखिए 10 माइक्रोन से 25 माइक्रोन किए हैं, एमआरआर आपका बढ़ गया है, बढ़ा ना जी। फिर 50 माइक्रोन किए हैं तो फिर एमआरआर बढ़ गया। बट एब्रेसिव ग्रेन साइज बढ़ा करके जैसे जैसे मींस यहाँ से एब्रेसिव फ्लो रेट, जैसे ये एब्रेसिव फ्लो रेट वर्सेस एमआरआर है, तो एब्रेसिव फ्लो रेट के साथ ये ग्राफ फॉलो करता है, पहले बढ़ता है फिर डिक्रीज करता है ऑप्टिमम वैल्यू के बाद एमआरआर। देखिए यहाँ पे एब्रेसिव फ्लो रेट है और एमआरआर, बट जैसे जैसे ग्रेन साइज बढ़ाएंगे सेम ग्राफ जो है वो क्या होगा, फॉलो करेगा और ग्रेन साइज के साथ एमआरआर बढ़ेगा आपका। देखिए द वेरियस एब्रेसिव पार्टिकल यूज्ड इन एजेएम प्रोसेस आर एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैंने बताया आपको, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्लास पाउडर एंड डोलामाइट। These are the abrasives used in abrasive jet machining. Okay. In general, larger grain size are used for rapid removal rate, means fast removal rate, while smaller grain size are used for good surface finish. Smaller grain size का आपको यूज क्या किया जाता है, गुड सरफेस फिनिश के लिए किया जाता है, एंड प्रिसीजन, जहां हमें प्रिसीजन चाहिए, सरफेस फिनिश बेटर चाहिए, वहां पे फाइन ग्रेन साइज का हम यूज करेंगे। समझ रहे बात को, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, आगे हम देखेंगे एक एक करके। मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमारा जो प्रोसेस पैरामीटर है देख लेते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव जेट और एब्रेसिव पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल क्या है, जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ाएंगे एमआरआर हमारा बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, इंपैक्ट बढ़ेगा, तो एमआरआर आपका बढ़ेगा। इस चीज को लिख लेंगे, द मेटल रिमूवल रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है। फोर्थ हमारा है मिक्सिंग रेशियो। तो मिक्सिंग रेशियो होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एब्रेसिव टू द
मास ऑफ एयर फ्लो। ठीक, अब देखिए मिक्सिंग रेशियो जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम, पहले तो MRR बढ़ेगा सर्टेन वैल्यू तक, उसके बाद कंटिन्यूअसली और ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा आपका। ठीक है, तो इस चीज को नोट करेंगे सबसे पहले। मिक्सिंग रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव टू द मास फ्लो रेट ऑफ गैस। मिक्सिंग रेशियो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव टू द मास फ्लो रेट ऑफ गैस। नीचे का नहीं लिख रहा होगा तो आप इसको लिख लेंगे मिक्सिंग रेशियो को। ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ गैस। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट, इसी में लिखेंगे मिक्सिंग रेशियो में मेटल रिमूवल रेट फर्स्ट इंक्रीजेस। पहले क्या है, MRR जो है पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस ऑफ फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मिक्सिंग रेशियो। देखिए मिक्सिंग रेशियो बढ़ा रहे हैं तो MRR पहले बढ़ रहा है अप टू सर्टेन वैल्यू, कुछ अप टू सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज करेगा। आफ्टर दैट इट ग्रेजुअली डिक्रीज ग्रेजुअली। उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू जाने के बाद क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा आपका। ठीक है, क्योंकि सेम होगा उस समय मास फ्लो रेट वाला जो बताए थे आपको कि मिक्सिंग रेशियो नहीं, मास फ्लो रेट एब्रेसिव का बढ़ा रहे थे, तो एयर का मास फ्लो रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एयर प्रेशर कम हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा कि घटने लगेगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारा नोजल टिप डिस्टेंस और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है सर, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा OOF, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है कि नोजल से आपका वर्कपीस के, नोजल के टिप से वर्कपीस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को नोजल टिप डिस्टेंस बोलते हैं। सॉरी, ये हमारा नोजल है, इसके टिप से जो ये वर्कपीस का डिस्टेंस जो है इसी को बोलेंगे नोजल टिप डिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हम नोजल टिप डिस्टेंस को वर्कपीस से, MRR जो है इंक्रीज करेगा। पहले टिप डिस्टेंस इंक्रीज किया है, यहां तक गया, इंक्रीज करेगा। उसके बाद से इंक्रीज करते जाएंगे नोजल टिप डिस्टेंस को, लेकिन MRR हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए MRR कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कोई मटेरियल रिमूव नहीं करेगा, और कुछ ज्यादा ही ऊपर लेके चले जाएंगे, मींस नोजल टिप डिस्टेंस को और बढ़ाएंगे तो वो घटना शुरू कर देगा, क्योंकि इंपैक्ट घट जाएगा। जो एब्रेसिव का इंपैक्ट है वर्कपीस पे, इंपैक्ट फोर्स है, जितना प्रेशर और वेलोसिटी से आके एब्रेसिव को इंपैक्ट करना चाहिए वो घट जाएगा, इसीलिए MRR घटने लगेगा आपका। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, द नोजल टिप डिस्टेंस बिटवीन नोजल टिप एंड द वर्कपीस हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन डायमीटर ऑफ कट एंड इट्स शेप, साइज एंड आल्सो रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट। मतलब ये बोल रहा है कि डायमीटर, अगर हम कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं, कोई होल ड्रिल कर रहे हैं, तो उसका जो डाया है उसको भी इफेक्ट करता है। ये नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटाएंगे उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके शेप पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर डाया कोई होल ड्रिल कर रहे हैं या कोई और शेप का मशीनिंग करना चाहते हैं हम, या ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और MRR पे तो देख ही रहे हैं आप, समझ गए बात को। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, द MRR फर्स्ट इंक्रीजेस, यही चीज लिख लेंगे जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में दिखाया फिगर में। द MRR फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टिप डिस्टेंस अप टू सर्टेन वैल्यू, आफ्टर दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सम टाइम और फॉर सम डिस्टेंस, टिप डिस्टेंस फॉर सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पे टिप डिस्टेंस लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कहने का मतलब टिप डिस्टेंस है, नोजल टिप डिस्टेंस, एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, नोट करेंगे इसको। यहां तक आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग का प्रिंसिपल, ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर हो गया। अब बचा है एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। ये चीज पढ़ लेंगे, हमारा एब्रेसिव जेट मशीनिंग कंप्लीट हो जाएगा।
एक एक करके ऐसे सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब हम देखेंगे एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। अब देखिए एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को हम इजिली मशीन कर सकते हैं। वेरी थिन ब्रिटल मटेरियल को विदाउट डैमेज किए हुए हम मशीन कर सकते हैं इससे, ठीक है। मशीनिंग के बाद जो सरफेस फिनिश मिलता है हमको वो बेटर होता है, ठीक। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है एब्रेसिव जेट मशीनिंग के लिए लो है। इसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है, एक हॉर्न होता है जिसमें टूल को क्या करते हैं, माउंट करते हैं। सिंपल सेटअप है, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, लो है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। हीट जनरेशन जो है, इसमें किसी तरह का हीट जनरेशन नहीं होता है। जानते हैं आप अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग का ही एडवांटेज है कि इसमें टूल और वर्कपीस कांटेक्ट में नहीं आता, तो कोई हीट जनरेशन नहीं होता है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आता, तो किसी तरह का डैमेज होने का वर्कपीस का कोई चांस नहीं बनता है। तो ये सारे आपके एडवांटेज है। लिख लेंगे सबसे पहला, दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑल द मटेरियल्स इवन डायमंड कैन बी मशीन यूजिंग डायमंड एज ए एब्रेसिव। डायमंड को भी हम मशीन कर सकते हैं इस प्रोसेस से। कौन से एब्रेसिव के यूज करके, डायमंड के छोटे छोटे एब्रेसिव को अगर हम यूज कर लें तो डायमंड को भी मशीनिंग कर सकते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, देयर इज नो हीट जनरेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सो थर्मल डैमेज टू द वर्कपीस इज अवॉइडेड। कोई हीट जनरेशन नहीं है, टूल और वर्कपीस कांटेक्ट में ही नहीं है, कोई हीट जनरेशन नहीं है, तो थर्मल ब्रेकेज होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। सेकंड लिख लेंगे एडवांटेज। थर्ड में लिखेंगे वेरी थिन, मैंने आपको बताया वेरी थिन एंड ब्रिटल मटेरियल कैन बी कट विदाउट एनी रिस्क ऑफ ब्रेकिंग। बिना रिस्क के, थिन रहेगा तो रिस्क रहता है ना, मशीनिंग करेंगे तो टूट जाएगा, समझ रहे बात को। तो उसको भी हम मशीन कर सकते हैं, थिन ब्रिटल मटेरियल को बिना डैमेज के, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। यहाँ टूल और वर्कपीस के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। ये एडवांटेज अनकन्वेंशनल मशीनिंग है। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस ही तो है, ये तो जरूर लिखेंगे, सारे में लिखेंगे। जितने आपके मशीनिंग है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस सब में लिखेंगे, ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, गुड सरफेस फिनिश हमको बेटर मिलता है। इट कैन बी यूज्ड टू कट इंट्रिकेट होल शेप्स इन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। इंट्रिकेट कहने का मतलब डिफिकल्ट प्रोफाइल जो है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल को कट कर सकता है ब्रिटल मटेरियल में इस प्रोसेस से, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज हैं। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं हमारे। डिसएडवांटेज है कि सॉफ्ट मटेरियल को नहीं कर सकते हैं इससे, समझ रहे हैं बात को, सॉफ्ट मटेरियल को नहीं कर सकते हैं इससे। एब्रेसिव जो है नोजल के थ्रू फ्लो करता है, आपका नोजल के से होकर के फ्लो किया एब्रेसिव, तो नोजल को घिसने लगता है, वियर करने लगता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि वियर रेट नोजल का क्या है, हाई है, ठीक है। अब देखिए मशीनिंग करेगा, ठीक है, एब्रेसिव आके वर्कपीस पे टकरा रहा है तो डस्ट क्या होगा, डस्ट जनरेट होगा। एब्रेसिव भी क्या इंपैक्ट होने के बाद इधर उधर जाएगा, तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक अलग से हमको अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है, समझ रहे बात को। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका एमआरआर बहुत ही लो होता है, वेरी लो एमआरआर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एमआरआर इज लो, ठीक है। मटेरियल रिमूवल रेट लो होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग। सॉफ्ट मटेरियल कैन नॉट बी मशीन्ड। सेकंड में मशीनिंग एक्यूरेसी पुअर होता है इसमें। ये देखिएगा मशीनिंग एक्यूरेसी पुअर बोल रहा है, सरफेस फिनिश गुड बोल रहा है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि अदर प्रोसेस के कंपैरिजन में इसी
अनकन्वेंशनल मशीनिंग के अदर प्रोसेस है, ईसीएम है, एडीएम है, उसके कंपैरिजन में मशीनिंग एक्यूरेसी पुअर होता है इसका। ठीक है, ये कन्वेंशनल से नहीं कंपेयर कर रहा है, ये उससे कर रहा है। ठीक है, नोजल वियर होता है, नोजल वियर रेट हाई। ठीक है, एब्रेसिव पाउडर यूज्ड होता है, वो उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। द एब्रेसिव पाउडर यूज्ड इन द प्रोसेस कैन नॉट बी रीयूज्ड। समझ रहे बात को? जो एब्रेसिव हम यूज कर लिए एक बार, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर यूज कर लिए तो वो एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ डस्ट कलेक्शन सिस्टम। ठीक है, लास्ट डिसएडवांटेज लिख लेंगे, इट रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ डस्ट कलेक्शन सिस्टम। ठीक है, अब लास्ट है एप्लीकेशन। तो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को मशीनिंग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। थिन ब्रिटल मटेरियल को मशीनिंग करने के लिए यूज होता है, ये एक एप्लीकेशन हो गया। नाइलॉन, टेफ्लॉन, ये सबको मशीनिंग करने के लिए, पॉलीमर से उसको मशीनिंग करने के लिए या क्लीनिंग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। प्लास्टिक्स को कट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को मशीनिंग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। फाइन ड्रिलिंग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज होता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस वेयर एजीएम इज यूज्ड, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो लिखेंगे मशीनिंग ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल लाइक क्वार्ट्ज, सेरामिक्स, ग्लास एक्सेट्रा। ब्रिटल मटेरियल जैसे क्या, सेरामिक, ग्लास और क्वार्ट्ज जैसे मटेरियल को हम मशीनिंग कर सकते हैं, इस प्रोसेस से करते हैं, एप्लीकेशन है। फाइन ड्रिलिंग होता है इससे। सेमीकंडक्टर को मशीन करते हैं इससे, इस प्रोसेस से, मशीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे एडवांटेज में लिखे हैं, उसको ही लिख देंगे। इंट्रिकेट प्रोफाइल को मशीनिंग करने के लिए एजीएम का यूज करते हैं। समझ रहे बात को? क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ प्लास्टिक, नाइलॉन एंड टेफ्लॉन कंपोनेंट। नाइलॉन और टेफ्लॉन प्लास्टिक से जो सारे कंपोनेंट बने होते हैं, उनको क्लीनिंग पर्पस के लिए, पॉलिशिंग के लिए क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। वहां पे क्या करेंगे, वेलोसिटी को कम रखेंगे, ऑप्टिमम वेलोसिटी रखेंगे, जिससे हमारा क्या हो, केवल क्लीनिंग हो, मटेरियल जो है वो फास्ट रेट से उतना रिमूव ना हो, और उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस रिमूवल करेंगे। ठीक है, मशीनिंग ऑफ इंट्रिकेट प्रोफाइल ऑन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, ये एप्लीकेशन। तो दीज आर द एप्लीकेशंस, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। यहाँ पे आपका एजीएम कंप्लीट होता है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम देखा, बनाया, उसको भी आपको बनाना है एग्जाम में। एक जो है मैकेनिज्म का दिखाना है आपको। ठीक है, उसके बाद से आपको प्रोसेस पैरामीटर्स सारे लिखने हैं। एडवांटेज आपको पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, एप्लीकेशन। ठीक है, इतना लिखिएगा, बहुत मार्क्स मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? नोट करेंगे।